Assalamu alaikum dear students, welcome to Alham Dynamic World. I am Nadia Rana. Today we are going to do translation paragraph number 15 of Unit 5 Intermediate Part 2. Here is the paragraph. मैंने पैराग्राफ्स मैं एक दफ़ा पहले आपको बता चुकी हुई हूँ और बार बार मैं ये बात बताती हूँ कि मैंने जो पैराग्राफ आपके लिए सिलेक्ट किए हैं वो पास्ट पेपर बेस्ड हैं। पिछले 5 साल के पेपर्स में जो रिपीटेड पैराग्राफ्स हैं उनको मैंने आपके सामने रखा है। एक्चुअली कोविड की ड्यूरेशन में एक्सपेक्टेड पैराग्राफ आना जो है या अनसीन पैराग्राफ आना जो है थोड़ा मुश्किल होगा। कोशिश की जाएगी जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि पास पेपर्स में से ही पेपर्स को उठाया जाए। तो अगर ऐसा हुआ तो हमें वही पैराग्राफ्स करने चाहिए जो रिपीटेडली आते रहे हैं। तो ये पैराग्राफ नंबर 15 रिपीटेडली आ रहा है। मैंने यहाँ मेंशन तो नहीं किया किस किस साल में, एक्चुअली शायद मुझे ये भी कर देना चाहिए था, नेक्स्ट पैराग्राफ से ऐसा भी कर दूँगी। तो हम अब इस पैराग्राफ को ट्रांसलेट करते हैं। आजकल हमारा मुल्क अंदरूनी और बैरूनी मुश्किलात का शिकार है। आजकल आप इसके लिए कर सकते हो इन दीज डेज, नाउअडेज, दीज डेज, तीनों तरह से ही आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। आवर कंट्री हैज़ फॉलन टू इंटीरियर और एक्सटीरियर प्रॉब्लम्स। मैंने यहाँ पे एक वर्ड गलती से एंड लिख दिया, मैं इसको भी करेक्ट कर देती हूँ। हैज़ फॉलन, हैज़ फॉलन। जब हम कहते हैं हैज़ फॉलन तो इसका मतलब है शिकार हो जाना। हैज़ फॉलन अ प्रे, शिकार हो जाना। हैज़ फॉलन अ प्रे टू इंटीरियर एंड एक्सटीरियर प्रॉब्लम्स। हर रोज़ किसी न किसी शहर में दहशतगर्दी के नतीजे में बहुत सारे पाकिस्तानी अपनी कीमती जानों से हाथ धो बैठते हैं। करना ये चाहिए, जब आपके पास एक थोड़ा लंबा सेंटेंस आता है तो आप उसको तोड़ो और फिर छोटे छोटे हिस्सों में उसकी ट्रांसलेशन करने के बाद उसको एक सीक्वेंस में डालो। आपने अक्सर देखा होगा कि इस्लामियात जब आप लोग पढ़े होते हो उसमें कोई आयत आप जब पढ़ते हैं तो उसके 2 तरह के तर्जुमे लिखे होते हैं। एक लफ्ज़ी तर्जुमा लिखा होता है और एक बामुहावरा तर्जुमा लिखा होता है। लैंग्वेज कोई भी हो उसके अंदर वर्ड्स का सीक्वेंस डिफरेंट होता है। आपको जब दूसरी लैंग्वेज में स्विच करना होता है तो उसका वर्ड्स का जो सीक्वेंस है वो डिफरेंट हो जाता है। इसका आसान तरीका ये होता है कि इसमें आप सेंटेंस को छोटे पोर्शंस में डिवाइड करो। मुश्किल वर्ड्स जितने हैं उनके लिए सब्स्टिट्यूट वर्ड्स देखो दूसरी लैंग्वेज में L2 में क्या आएंगे और फिर उनको जोल डाउन करो और फिर कंपाइल करो इन द फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस। एवरी डे, हर रोज़, आपका स्टार्ट भी वहीं से हो रहा है। हर रोज़ किसी ना किसी शहर में, अब ये जो किसी ना किसी शहर है वो हमारे पास इन वन सिटी और दी अदर सेंटेंस के एंड में चला गया। ज़रूरी नहीं है कि जो वर्ड उर्दू लैंग्वेज में जहाँ दिया हुआ है ट्रांसलेशन के वक्त वो सूटेबल प्लेस उसके बिल्कुल साथ ही हो। अरेंजमेंट चेंज होता है। तो आपके पास आता है एवरी डे। बहुत से पाकिस्तानी, हर रोज़ किसी ना किसी शहर में दहशतगर्दी के नतीजे में बहुत सारे पाकिस्तानी, हर रोज़ बहुत सारे पाकिस्तानी। आपका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जो पहले आना हो, जिस पर काम हुआ या जो काम कर रहा है। आपका सब्जेक्ट डूअर है और आपका ऑब्जेक्ट जो है वो है जिसके ऊपर काम होता है। ठीक, तो आपके पास ऑब्जेक्ट पाकिस्तानियों पर रिएक्शन होता है ना, तो हमने ऑब्जेक्ट को निकाल के स्टार्ट में कर लिया। एवरी डे मैनी पाकिस्तानीज, क्या होता है उनके साथ। अब आपने ये बताना है कि उनके साथ क्या पेश क्या आता है। हमने बोला जो सफ़रर है, जो सफ़र कर रहा है, आप सफ़रिंग बताओगे ना कि उसके साथ क्या वाक़या होता है। एवरी डे मैनी पाकिस्तानी लूज़ देयर वैल्यूबल लाइव्स, खो देते हैं अपनी कीमती जानों को। लूज़ देयर वैल्यूबल लाइव्स ड्यू टू टेररिज्म, और क्यों खो देते हैं। अब आपने पहले ये बता दिया कि उनके साथ होता क्या है, अब आप ये बताते हो कि होता क्यों है। ड्यू टू टेररिज्म, कहाँ कहाँ, इन वन सिटी और दी अदर्स। अब एक साथ करते हैं। एवरी डे मैनी पाकिस्तानी लूज देयर वैल्यूबल लाइव्स ड्यू टू टेररिज्म इन वन सिटी और दी अदर। फिर लोग रद्दे अमल के तौर पर, देन, फिर रद्दे अमल के तौर पर, इन रिएक्शन, रिएक्शन के तौर पर, क्या, कौन, पीपल, लोग, फिर लोग रद्द अमल के तौर पर
देन इन रिएक्शन पीपल, देखो आपके पास सारी अरेंजमेंट चेंज आई है। फिर यहाँ आ गया लोग, थर्ड नंबर पे चला गया, रद्द अमल के तौर पर इन रिएक्शन सेंटर में आ गया, तो अरेंजमेंट चेंज हो गई। सेंटेंस का एक छोटा पार्ट एक साथ यूज होता है, लेकिन अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस चेंज होती रहती है, वेरी करती है। फिर लोग रद्द अमल के तौर पर सरकारी और गैर सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं। देन इन रिएक्शन पीपल, क्या करते हैं पीपल? डिस्ट्रॉय, नुकसान पहुंचाते हैं। किस चीज को? द गवर्नमेंट, सरकारी, एंड प्राइवेट, गैर सरकारी, जो लोगों की जाती मलकियत हो, किस चीज को नुकसान पहुंचाते हैं? प्रॉपर्टीज को। देन इन रिएक्शन पीपल डिस्ट्रॉय द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट प्रॉपर्टीज। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि हम क्या करें। अब बीइंग अ पैट्रियट, बीइंग अ नेशन, हम कुछ भी करते हैं कलेक्टिवली उसका असर पूरे मुल्क के ऊपर, पूरी दुनिया के ऊपर पड़ता है, क्योंकि आप अपने आमाल से पहचाने जा रहे होते हो। अब अगर हम ऐसी कोई गलती करेंगे तो सारी दुनिया के लिए हम एक रोल मॉडल सेट कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि हम लोग क्या हैं, हम कैसे बिहेव करते हैं, तो हमारे जो बिहेवियर्स हैं ना वो नोट किए जा रहे होते हैं, और दुनिया हमसे उन रिएक्शंस की बेस पर ही मिलती है। हमारी रिस्पेक्ट भी उतनी होती है जितनी हम अपनी और अपने मुल्क की रिस्पेक्ट करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हमारे मुल्क में जितनी मुश्किलात दरपेश आती हैं, हम तोड़ फोड़ के ज़रिए कोशिश करते हैं कि बस ये पता चल जाए एक दफ़ा कि हम रिएक्शंस दे रहे हैं। रिएक्शंस में भी तो हम पहले मुश्किलात का शिकार है, रिएक्शन में हम मज़ीद नुकसान कर रहे हैं। तो ये हमारी कुछ आइडेंटिटी सी बनती जा रही है, जो बहुत गलत चीज़ है। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि हम क्या कर रहे हैं। बट एक कंजंक्शन है, राइट? और कंजंक्शन के बाद वी यूज़ अ कॉमा, बट कॉमा। कोई नहीं सोचता, नो वन थिंक्स, कोई भी नहीं सोचता कि हम क्या कर रहे हैं। आप यहाँ पर के लिए स्पेशली दैट का वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, और यहाँ पर दैट का वर्ड यूज़ किए बगैर भी आपका सेंटेंस एक कंप्लीट मैसेज प्रमोट कर रहा है, तो आप दैट लगाओ तो भी ठीक है, ना लगाओ तो भी ठीक है। बट नोबडी थिंक्स व्हाट वी आर डूइंग, बट नोबडी थिंक्स दैट व्हाट वी आर डूइंग। तो दैट थोड़ा एक्स्ट्रा वर्ड हो गया। उर्दू लैंग्वेज में के रीज़न के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में जब हमने बट कह दिया तो इसका मतलब है हम इसके बाद कोई रीज़न देने वाले हैं, देन कहने की दैट कहने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। और इस ना सोचने की वजह से हमारा मुल्क, एंड ओइंग टू दिस केयरलेसनेस, लापरवाही की वजह से, नॉन थिंकिंग भी आप कह सकते हो, ना सोचने की वजह से हमारा मुल्क तबाही के धाने पर खड़ा है। आवर कंट्री इज़ ऑन द वर्ज। लोग कहते हैं खड़ा है के लिए कहो स्टैंडिंग ऑन द वर्ज, लेकिन जब हम कहते हैं ऑन द वर्ज तो इसका मतलब बनता है खड़ा है धाने पर, किनारे पर, सिरे पर। तो यहाँ पर स्टैंडिंग कहो तो भी ठीक है, ना कहो तो भी सेंटेंस कंप्लीट है। स्टैंडिंग ऑन द वर्ज ऑफ डिस्ट्रक्शन, किस चीज़ के धाने पर? तबाही के धाने पर, ऑफ डिस्ट्रक्शन। एंड ओइंग टू दिस केयरलेसनेस और नॉन थिंकिंग, आवर कंट्री इज ऑन द वर्ज ऑफ डिस्ट्रक्शन, हमारा मुल्क तबाही के धाने पर खड़ा है। दिस इज पैराग्राफ 15 फ्रॉम यूनिट 5। आज के लेक्चर में मुझे 2 पैराग्राफ लेने थे, लेकिन 13, 14, 15 ये पैराग्राफ आपके यूनिट 5 में आ रहे थे, लेकिन यूनिट 16 जो पैराग्राफ 16 है वो आपके यूनिट 6 में फॉल करता है। पर 2 पैराग्राफ एक लेक्चर में हो सकते थे, तो मैंने यूनिट 6 का पैराग्राफ 16 भी यहाँ पर करवा दिया है। तो चलें हम पैराग्राफ 16 की तरफ चलते। हेल्थ इज़ अ ग्रेट ब्लेसिंग, क्या चीज़ नेमत है? तंदुरुस्ती। तंदुरुस्ती को क्या कहते हैं? हेल्थ। तंदुरुस्ती क्या है? बड़ी मीन्स ग्रेट, नेमत, ब्लेसिंग। तंदुरुस्ती बड़ी नेमत है, हेल्थ इज अ ग्रेट ब्लेसिंग। लेकिन आदमी जब तक तंदुरुस्त रहता है इस नेमत की कदर नहीं करता। ये बात सच है।
हमारे पास अल्लाह ताला ने सारी नेमतें भी दी हैं। सबसे बड़ी नेमत सेहत और ज़िंदगी है, जान है तो जहान है, सब कुछ हमारे पास होता है, लेकिन हम उन चीज़ों की तरफ देखते हैं जो हमारे पास नहीं है। हम उन चीज़ों का शुक्र और कदर नहीं करते जो हमारे पास है। जब बीमार होता है इंसान तो पता चलता है सेहत किसको कहते हैं, लेकिन जब तक सेहतमंद है और उसको एहसास नहीं है तब तक वो शुक्र और कदर भी नहीं करता। लेकिन बट जब तक आदमी तंदुरुस्त रहता है, टिल उस वक्त तक, यानी जब तक अ मैन एक शख्स रिमेन्स रहता है हेल्दी सेहतमंद, जब तक एक इंसान सेहतमंद रहता है, बट टिल अ मैन रिमेन्स हेल्दी, इसकी कदर नहीं करता। ही वो इंसान जो सेहतमंद है, डज नॉट नहीं करता, वैल्यू कदर, दिस ब्लेसिंग इस नेमत की। बट टिल अ मैन रिमेन्स हेल्दी ही डज नॉट वैल्यू दिस ब्लेसिंग। जब कोई मामूली बीमारी भी आकर उसे घेर ले तो इसकी कदर मालूम होती है। यहाँ एक बात बेटा देखिएगा, मैंने लास्ट पैराग्राफ से इस पैराग्राफ के अंदर थोड़ी चेंज कर दी। लास्ट पैराग्राफ मैंने एक पूरे सीक्वेंस में, एक पूरे फ्लो में लिखा, पहले उर्दू का पैराग्राफ और फिर मैंने उसको पूरे के पूरे को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। लेकिन मैंने देखा कि यूजुअली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इसको क्रैमिंग में यूज़ करते हैं, रट्टा लगाते हैं। ये गलत है। रोट लर्निंग नहीं, अंडरस्टैंडिंग। आप पूरी लाइन को पढ़ो, समझो, हर लाइन को पढ़कर उसकी ट्रांसलेशन करो। एट टाइम्स एग्ज़ाम में क्या करता है एग्जामिनर, एक थोड़ा सा ट्विस्ट दे देता है आपको। वो ट्विस्ट क्या होता है? वो ट्विस्ट ये होता है कि वो लाइंस में से जब एक पैराग्राफ सिलेक्ट करता है तो एट टाइम कोई लाइन स्किप कर देता है। एट टाइम पैराग्राफ का स्टार्ट सेम है लेकिन मिडल से वो थोड़ा सा चेंज कर देता है उसको। एट टाइम्स उसमें थोड़ा सा एडिशन कर देता है। तो जब थोड़ी बहुत वेरिएशन आती है किसी पैराग्राफ के अंदर, तो अगर आपने क्रैम किया हुआ है, रट्टा लगाया हुआ है, पूरे का पूरा एक पैराग्राफ याद किया हुआ है, तो पैराग्राफ के स्टार्ट से ही आपको क्लिक करता है ओके ये वो पैराग्राफ है और आप लिखना शुरू कर देते हो। लेकिन प्रैक्टिस ये होनी चाहिए कि आप एक लाइन को पढ़ो और फिर जो आपने ट्रांसलेशन चाहे याद की है चाहे समझी है तो आप उस ट्रांसलेशन को लिखो, ताकि अगर कोई चेंज आ रही है, कहीं से कुछ स्किप हुआ हुआ है, कहीं से कोई एडिशन हुआ हुआ है, तो आप ट्रांसलेशन करते वक्त फोकस कर सको। मैं बार बार कहती हूँ फोकस करें, क्योंकि एक पैराग्राफ की वर्थ 15 मार्क्स की है और एग्ज़ाम में 15 मार्क्स एक बहुत बड़ी वर्थ रखते हैं। सिर्फ एक ऐसे और एक पैराग्राफ अगर आप कर रहे हैं तो ये दोनों मिला के 30 मार्क्स आपको देते हैं। अगर आप सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस पूरे कर लेते हैं तो वो 40 मार्क्स के हैं। अगर आप MCQ सही कर लेते हैं और एक ऐसे सही कर लेते हैं और एक ट्रांसलेशन पैराग्राफ सही कर लेते हैं तो आपके मार्क्स की वर्थ 50 मार्क्स बन जाती है। आपके पासिंग मार्क्स सोचें क्या हैं और आपकी एक एक एरिया कितना इंपॉर्टेंट है जो आपको पासिंग मार्क्स पे पहले लाता है और फिर आपकी जो परसेंटेज है उसको बढ़ाने में हेल्पफुल होता है। पास तो ऑलमोस्ट सारे ही हो जाते हैं, बात तो यही होती है कि आप 100% से कितने मार्क्स कम या कितने मार्क्स बराबर लेते हो। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक एक लाइन को पढ़ो, एक एक वर्ड को पढ़ो और उसको पहले लफ्ज़ी उसकी ट्रांसलेशन करो, वर्ड टू वर्ड, और उसके बाद फिर आप उसको एक फॉर्मेशन दो एक सेंटेंस की। जब कोई मामूली बीमारी भी आकर उसे घेर ले तो इसकी कदर मालूम होती है। जब जब क्या होता है? ही सफ़र्स, वो मुब्तला होता है, घेरा जाता है। फ्रॉम अ माइनर डिजीज़, किसी एक छोटी बीमारी से, यानी इंसान का घेराव जब कोई एक छोटी बीमारी करती है, ही रियलाइजेस, वो एहसास करता है, उसे पता चल जाता है, उसे मालूम हो जाता है, द वैल्यू, क्या कदर है, ऑफ हेल्थ, सेहत की। व्हेन ही सफ़र्स फ्रॉम अ माइनर डिजीज़ ही रियलाइजेस द वैल्यू ऑफ हेल्थ। जब कोई मामूली बीमारी भी आकर उसे घेर ले तो उसकी कदर मालूम होती है। When he suffers from a minor disease, जब कोई मामूली बीमारी भी आकर उसे घेर ले तो उसकी कदर मालूम होती है। Then he realizes the value of health, right? अगर जिस्म के किसी हिस्से में तकलीफ हो जाती है, if one part of body suffers pain या disease, अगर जिस्म के किसी एक हिस्से में तकलीफ हो जाती है तो सारा जिस्म असर कबूल करता है।
द होल बॉडी इज़ इफेक्टेड। अगर जिस्म के किसी एक, आप इस तरह तोड़िए, मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ एक ही सेंटेंस को कि आपको समझ आए कि मैंने हाफ बोला और मैंने हाफ की अरेंजमेंट करके उसको एडजस्ट किया और फिर मैंने बाकी हाफ बोला। एक हिस्से में यूजुअली एक्शन होता है, एक हिस्से में यूजुअली रिएक्शन होता है, तो हम पहले एक्शन और फिर रिएक्शन लेते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस में आप पहले रिएक्शन और फिर एक्शन पे भी आ सकते हो। तो आपने देखना है हाफ सेक्शन की ट्रांसलेशन क्या बनी, उसकी अरेंजमेंट प्रॉपर कर लो, फिर दूसरा हिस्सा जोड़ो और रीअरेंज करो कि अब कोई चेंज तो नहीं होनी, आगे पीछे वर्ड्स तो नहीं जाने, सेंटेंस के किसी पोर्शन ने तो नहीं अपनी जगह छोड़नी। तंदुरुस्ती हो तो खाने पीने, चलने फिरने और काम करने में जी लगता है। इफ, अगर, अ मैन इज हेल्दी, अगर एक इंसान सेहतमंद है। ही इंजॉयज, तो वो मज़ा करता है, उसका जी लगता है किस चीज़ में? ईटिंग ड्रिंकिंग, खाने पीने, चलने फिरने वॉन्डरिंग और काम करने एंड वर्किंग। उसका दिल किन कामों में लगता है? पहले आप बताओ कि अगर इंसान सेहतमंद है, ठीक है, कंडीशन बता दी कि इंजॉयमेंट की सूरत क्या है कि अगर इंसान सेहतमंद है, और उसके बाद फिर वो क्या करता है? फिर वो इंजॉय करता है। सेहत है, जान है तो जहान है, सेहत है तो वो इंजॉय करता है। और फिर बताओ कि डिटेल आ गई ना, किस किस चीज़ को इंजॉय करता है, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंस, उसके बाद पहले कंडीशन आपने बता दी है और फिर आपने बता दिया है अगर ये कंडीशन हो तो फिर क्या होता है और फिर किस चीज़ में होता है। ये तीन चीज़ें आपने किस सीक्वेंस में लगाई, ये आपने देखा। सेहत खराब हो जाए तो किसी चीज़ में मज़ा नहीं आता। एन इल मैन इंजॉयज नथिंग, बीमार आदमी को किसी चीज़ में मज़ा नहीं आता। जो लोग अक्सर बीमार रहते हैं, दोज पीपल हु ऑफन रिमेन इल, वो लोग जो अक्सर बीमार रहते हैं, उनकी ज़िंदगी, देयर लाइफ, खुद उनके लिए और दूसरे मुतल्लिकीन के लिए वबाले जान हो जाती है। देयर लाइफ, हमने बताना है उनकी ज़िंदगी को क्या हो जाता है और फिर किस हद तक हो जाता है, ठीक है। तो फ्लो हमारा ये बनेगा, देयर लाइफ बिकम्स, हो जाती है मिजरेबल, वबाले जान या ट्रबलसम, तकलीफदेह चीज़, दोनों में से कोई एक वर्ड आप यूज़ कर सकते हो। किसके लिए? खुद उनके लिए और दूसरे मुतल्लिकीन के लिए। नॉट ओनली फॉर देमसेल्व्स बट ऑल्सो फॉर देयर रिलेटिव्स। आप ये कह सकते हो फॉर देमसेल्व्स, नॉट ओनली काट दो, नॉट ओनली काट दोगे तो फिर आप कहोगे फॉर देमसेल्व्स एंड देयर रिलेटिव्स, और अगर आप नॉट ओनली रखोगे तो फिर आप एंड नहीं, फिर आप बट लगाओगे। नॉट ओनली फॉर देमसेल्व्स बट फॉर देयर रिलेटिव्स। तो ये आप देख लीजिएगा कि आपने नॉट ओनली फॉर लगाया है तो फिर एंड नहीं बट लगाइएगा, और अगर नॉट ओनली लगाया है फॉर देमसेल्व्स एंड फॉर देयर रिलेटिव्स। यहाँ पर ये बात आपने याद रखनी है कि आपकी थोड़ी सी अरेंजमेंट कैसे चेंज होती है। ये देखिएगा, अगर मैंने लिखा है नॉट ओनली, नहीं लिखा, ऐसी सूरत में क्या करूंगी मैं? फॉर देमसेल्व्स एंड फॉर देयर फैमिलीज। अगर मैं कहती हूं नॉट ओनली मुझे लिखना है, नॉट ओनली मुझे लिखना है, फिर मैं यहां पर बट यूज़ करूंगी, एंड यूज़ नहीं करूंगी। ये बात क्लियर है। और पैराग्राफ 15 में हमने एक गलती की थी, और वो क्या था? एंड फॉलन लिखा था, यहां पर हैज़ फॉलन आएगा। तो बेटा ये थे पैराग्राफ नंबर 15 एंड 16 ऑफ यूनिट 5 एंड यूनिट 6। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम यूनिट 6 का पैराग्राफ 17 और 18 करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।